प्यारे बच्चे, आज हम लोग एसएसटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें एक एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। एसएसटी के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके दिमाग में अगर रहेंगे तो आंसर 100% लिखा जाते हैं। पढ़ाने के बाद ये पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, ठीक है, और आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जब प्रिंट आउट ले लेंगे तो याद करने में थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। एक बार जब हम आपको पढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पर बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कहा गया है लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। आखिर लोकतंत्र के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि लोकतंत्र क्या है। थोड़ा सा समझ के चलना है ताकि आंसर राइटिंग के दिन आंसर आपसे रुके नहीं। पहला चैप्टर होगा लोकतंत्र का। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन है। अर्थात लोकतंत्र ये कहता है कि लोकतंत्र किसका है? तो जनता का है। जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता के ऊपर ही शासन करता है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन दिए हैं। और अब्राहम लिंकन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर ये पूछ ले कि डेमोक्रेसी क्या है या डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे डेमोस। इसमें दो वर्ड है, एक है डेमोस, क्या है? डेमोस, और एक है क्रेसिया, क्या है? क्रेसिया। तो डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। तो दोनों डिफिनीशंस को अगर 2 अंक में पूछा जाए तो दोनों डिफिनीशंस को जोड़ते हुए आप लिख पाएंगे। एक ऐसे लिखेंगे कि लोकतंत्र जनता का शासन है। यह डिफिनीशन, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। इसमें इसका अंग्रेजी शब्द होता है डेमोक्रेसी। यह 2 शब्द से मिलकर के बना है। एक को कहते हैं डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन। अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अगर इस तरीके से आप लिख दीजिएगा तो 2 अंक आपका फिक्स रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी लोगों को सत्ता में शामिल करना। अर्थात आप ये देखे होंगे कि जब पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव में सभी वर्गों के कैटेगरीज बांट दिया गया है। कभी जनरल की कैटेगरी जाती है तो कभी आपका SC ST का कैटेगरी जाता है। कभी जो है बड़े जाति के लोग जो है कि इलेक्शन में खड़ा होंगे तो कभी छोटे जाति के लोग इलेक्शन में खड़ा होंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। और इसमें ये देखा गया कि हर एक वर्ग के लोगों को लोकतंत्र में सत्ता में आने का अधिकार है। और ये अधिकार है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे सत्ता में साझेदारी। क्या कहेंगे? सत्ता में साझेदारी। कैसे डिफाइन करेंगे? तो समाज के सभी लोगों का, समाज के सभी लोगों का सरकार के हिस्सेदारी में भाग लेना ही क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। सत्ता में साझेदारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है ये समझिए। अभी अभी जो बात डिफाइन की है, क्या डिफाइन की है? कि लोकतंत्र में हर एक वर्ग के सभी लोगों को क्या किया गया? तो सत्ता में अधिकार दिया गया कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप अपने समाज की बातों को आगे रख सकते हैं। जब आप समाज की बातों को रख सकते हैं तो आप अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, और समाज के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का बेनिफिट है। तो क्या कहा गया? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है।
कैसे आंसर लिखेंगे, ये बात दिख रहा है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यह लोकतंत्र को क्या बनाती है? मजबूत और स्थिर बनाती है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, हमने वही कहा कि अगर विभिन्न वर्ग हैं, अगर वो सत्ता में उनको हिस्सा नहीं मिलता है, तो क्या उस वर्ग के लोगों का बात ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उनमें असंतोष एवं संघर्ष पैदा होता है। अर्थात जब उनको यह अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उनके अंदर एकदम 100% है कि असंतोष पैदा होगा, और यह असंतोष जब पैदा होगा तो यह देखने को मिलेगा कि उनका जो है समाज जो है विकसित नहीं कर रहा है। आप मानिए या नहीं मानिए, जिस वर्ग के समुदाय के लोग जो है अगर खड़ा होगा इलेक्शन में, तो 100% उस इलाके में, उस समाज में विकास होगा कि नहीं होगा? विकास होगा। तो ये क्या है? लोकतंत्र की साझेदारी का फायदा है। लोकतंत्र के साझेदारी का फायदा है। अब मान लेते हैं कि दो चीज, एक महिलाओं को जो आरक्षण मिला, जो बिहार में 50% आरक्षण मिला कि 50% महिलाएं जो है खड़ा हो सकती है, तो कम से कम महिलाएं जो है कि खड़ा है, तो महिलाएं जो है कि खड़ा होंगे इलेक्शन में, तो इससे क्या फायदा होगा कि कम से कम महिलाएं अपने बिरादरी, मतलब बिरादरी कहने का मतलब पूरे महिलाएं बिरादरी का कम से कम बात तो ऊपर रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये एक कैटेगरीज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसके कारण सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न होगी। अगर ये काम नहीं किया जाता है तो 100% समाज में विभेद उत्पन्न हो जाएगा, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी कि नहीं सिर्फ बड़े जाति का विकास हो रहा है, छोटे लोगों का विकास नहीं हो रहा है। तो ये हमें लोकतंत्र कहता है कि नहीं, यहाँ पर सभी लोगों का विकास होना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र में सभी को सत्ता में शामिल होने का बात कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन का मतलब क्या है ये समझिए। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बंट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। एक बार बोलिए आप सभी लोग, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांट देना सामाजिक विभाजन कहलाता है। और ये सामाजिक विभाजन, इसी सामाजिक विभाजन के कारण आज जो है, जैसे जाति आधारित जनगणना हुआ, अब जाति आधारित जनगणना हुआ तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि किस जाति का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट कौन से जाति के लोग रह रहे हैं, उस जाति में फिर देखिए कि किसका विकास नहीं हुआ है, उस जाति का विकास करने का काम करना चाहिए नहीं, ताकि उस वर्ग का भी बात आगे तक पहुंचे। जैसे जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी एक क्या हुए, SC/ST से ही आए, लेकिन वो क्या बिहार के मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? बने। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं बनेंगे। हर एक वर्ग के, हर एक समाज के लोग जो है ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जैसे 12th में एक चैप्टर मिलेगा, हिंदी के बुक में एक चैप्टर मिलेगा जूठन। जूठन एक चैप्टर है जिसमें यह दिखाया गया कि वो जूठन का काम क्या कर था कि जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि एक डोम भी जाति होती है। तो पहले क्या होता था कि जो भोज बनता था तो भोज सभी लोग खा लेते थे, और जो पत्ते पर बच जाता था वो सभी झाड़ करके ले जाते थे और वो लोग खाते थे। आज के डेट में कोई खाएगा जी? नहीं खाएगा। तो वो जूठन उसका नाम पड़ा। लेकिन समय, एक दिन समय बदल जाता है,
हर किसी का समय बदलेगा, और उसका भी समय बदला, और जब समय बदला तो एक बड़े शहर में वो चला गया, पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके जॉब कर रहा था। तब उसी गांव का जिसके यहाँ वो जूठन खाता था, वही उसी बड़े घर का एक लड़का जो है कि पहुंचा उसके पास और कहता है कि भैया हमको भी काम वगैरह दे दीजिए। तो कहता है कि कहाँ से हो, तो हम आप ही के गांव से हैं, बताता अपना एड्रेस, और बाद में जब पता चलता है तब वो अपना खाना निकाल करके, अपना बनाया हुआ खाना जब उसको सामने परोसता है और कहता है, तब उसके दिमाग में यह बात आती है कि एक समय था जब हम जूठन खाते थे, और आज एक समय आ गया लोकतंत्र के कारण, एक समय आया कि आज हमारा खाना ये खा रहे हैं, बड़े लोग खा रहे हैं। है कि नहीं है? बदलाव हो गया कि नहीं हो गया? 100% बदलाव हो गया। तो ये चीज जब देखने को मिला, अच्छा ये बताइए, आपको कहा जाएगा कि चलिए डोम के घरे भोज है, आप जाइएगा? नहीं ना जाइएगा? नहीं जाइएगा। लेकिन कहेंगे कि जीतन राम मांझी के घरे भोज है, चलेंगे? मुख्यमंत्री हैं, कहे नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, सब लोग चल जाएगा, बड़का बड़का लोग जाएगा उसके घरे। तो ये समाज की एक मानसिकता है, और वो मानसिकता दिखाई दे रही है। आइए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? अपने धर्म से प्रेम करना, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अर्थात इसको ऐसे समझिए, दो धर्मों के बीच विभेद करा देना सांप्रदायिकता है। दो धर्मों के बीच विभेद करा देना क्या है? सांप्रदायिकता है। अर्थात अलग अलग दो धर्म है, उस दोनों धर्म में उल्टा सीधा बात बोल दीजिए। जैसे 1857 का जो क्रांति हुआ था, उस समय मंगल पांडे को जब फांसी हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था, उस कारण को समझिए। उस समय जो बंदूक में जो गोली इस्तेमाल किए जाते थे और जो बारूद का इस्तेमाल किए जाते थे, तो दो धर्मों के बीच मतभेद को फैला दिया गया अंग्रेज के द्वारा। चूंकि भारत के जो है हिंदू और मुसलमान जो है कि आपस में कट करके मरना शुरू हो जाए, क्या किया, तो उस बारूद जो बम होता था, तो उसको पहले ये पिन निकालना पड़ता था मुंह से, तब पटकने पर वो क्या होता था, आवाज करता था। हुआ क्या कि वो जो पिन निकालता था उस जगह रैपर लगा दिया, और रैपर लगा दिया क्या, तो वो बोला कि इसमें सुअर का मांस है और गाय का मांस है, और उसके चर्बी से लेपित जो है वो रैपर बनाना शुरू कर दिया। अब मुस्लिम और हिंदू दोनों के बीच में वो मतभेद करा दिया, और इसके कारण लोग जो है कि लड़ना शुरू कर दिया, और फायदा किसको? अंग्रेज को। तो दो धर्मों के बीच मतभेद कराना क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता। याद रहेगा, दो धर्मों के बीच मतभेद कराना क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। याद रखिएगा, अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना, यह भी क्या है? सांप्रदायिकता है। नहीं, जैसे अभी हाल का एक कल परसों का ये ट्वीट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है बोल रहे हैं कि होली में कोई गाना उना नहीं बजाएगा, नहीं, और होली का मतलब है बुरा ना मानो होली है। तो इस बात को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? समझ रहे हैं? अब ऐसा व्यक्ति, मतलब यह भी लोकतंत्र का ही बात है कि जब सत्ता में आने के बाद जो है कुछ भी जो है कि बोलना शुरू कर देना, ठीक है, तो ये इसका बुराई भी हो जाएगा जो आगे चल करके दिखेगा। फिलहाल आइए, तो दो धर्मों के बीच मतभेद करना क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? अब सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना मतलब बढ़ावा देना। जैसे समझिए, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव किए एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, यहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अगर विद्यालय में भेदभाव होगा कि नहीं, ये हिंदू बच्चे हैं, ये मुस्लिम बच्चे हैं, ये सिख के बच्चे हैं, ये ईसाई के बच्चे हैं, ठीक है, अगर ऐसे करके अगर मतभेद हो, जैसे गुरु द्रोणाचार्य के समय में हुआ था, जब एकलव्य गया था तो एकलव्य को पढ़ने नहीं दिया गया था, क्योंकि गुरु जी का काम क्या था, सिर्फ बड़े जाति के लोग, पंडितों को ही पढ़ाना, क्षत्रिय लोगों को पढ़ाना, और एकलव्य जो है कि एक भील जाति से आता था तो उसको बाहर निकाल दिया गया। तो क्या उसके पास विद्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो जब उस समय भेदभाव हुआ था, और उस समय भेदभाव के कारण अभी तक ये भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होगा तो हम लोग लोकतंत्र को बचा सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझा के चल रहे हैं, जितना आप सुनिएगा उतना आपके पास फायदा होगा, ठीक है। सुना हुआ बात ही उस दिन आपके कानों में रहेंगे और याद रहेगा, नहीं तो याद कीजिएगा, याद करते करते जो है दिन बीतेगा। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को एक समान देखना। अब मान लेते हैं कि कल ईद है, आज जो है दीपावली है, तो ईद है तो ईद की बात जो है, ईद में जो है मुस्लिम लोगों का है तो वो अपना ईद मना रहे हैं, आपका काम है दीपावली मनाना, दीपावली मनाइए। दोनों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, वो अपने तरीके से। हाँ, समाज में ये कहा गया कि आप अगर ईद में उनके घरे जाते हैं और वो जो है आपके घरे आ जाते हैं दीपावली में, तो किसी प्रकार का मतभेद रहेगा? नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जिसका हस्बैंड जो है कि हिंदू है तो वाइफ जो है मुस्लिम है, किसी का वाइफ जो है कि हिंदू है, नहीं, ये दोनों जो है भारत में ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या उनकी मजहब अलग अलग हो गई तो क्या वो अपने अपने मजहब को नहीं मानते हैं? मानते हैं। एक ही घर में जो है कि एक कोई नमाज पढ़ता है तो एक कोई जो है कि मंदिर में पूजा करता है। ये भारत देश है, ठीक है, और ये संभव है। आइए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अवधारणा का उल्लेख कीजिए। कहा गया भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके संविधान में ही लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही यही है कि सभी लोग यहाँ क्या हैं? भाई भाई हैं। भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म का विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तेलंगाना जो है कि वहां पर ज्यादा मुस्लिम है तो उसको वहां का धर्म जो है कि मान लिया जाए, राजकीय धर्म जो है कि मुस्लिम मान लिया जाए, ऐसा नहीं। भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ हिंदू हो जाए एक तरफ ये हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। सभी राज्य में सभी धर्म के लोगों को रहने की आज़ादी है, ये संविधान कहता है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने की ये आज़ादी है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो बस धर्मनिरपेक्षता जैसे ही पूछेगा तो सिंपल वर्ड में कह दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग एक साथ मनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष का राज्य क्यों कहा गया? भारत को धर्मनिरपेक्ष का राज्य क्यों कहा गया? तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी एक धर्म का श्रेष्ठ नहीं माना गया है, किसी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है। भारत में आप सभी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा का बदलाव था, सिर्फ यहाँ लिख दिया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है। अब समझ गए? अब तो लिखा जाएगा ना, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जिसमें भारत धर्मनिरपेक्ष देश बनता है। दो इसमें फैक्ट बताना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो प्रावधान बताइए। पहला, भारत के किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है, अभी बताएं, और भारत में किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने का जरूरत नहीं है। तीसरा, भारत में सभी धर्मों को एक साथ मनाने की आजादी है।
सभी लोग अपने अपने धर्म को मना सकते हैं, किसी भी विशेष धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये बात सिखाया गया। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आइए, लैंगिक विभेद या लैंगिक समानता। लैंगिक विभेद या लैंगिक समानता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। लैंगिक विभेद या लैंगिक समानता लिंग के आधार पर महिला एवं पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद कहलाता है। ये तो बचपन से ही शुरू हो गया, आपके माँ बाप से ही शुरू हो गया। जैसे कि पिताजी को पता चला कि लड़की जन्म लेने वाली है तो उनको दुख दर्द सब शुरू हो गया, नहीं। और लड़का हुआ तो देखिएगा डीजे बना जाता है, नहीं। और लड़की हुआ तो विपद पड़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये लिंग विभेद है। ऐसा क्यों? लिंग विभेद है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा ये सोचना चाहिए कि वो क्या है, घर की लक्ष्मी है। और जब वो पॉजिटिव सेंस में, जैसे आपको हमेशा अब आप अच्छा किए तो आप सुपात्र हैं और नहीं तो कुपात्र हैं, 2 वर्ड आता है। बिल्कुल आपको नहीं पता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि महिलाएं घर को अच्छा सा स्वर्ग बना सकती है और उसी स्वर्ग को उजाड़ करके भी बर्बाद कर सकती है। आप दिन भर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इसीलिए कहा गया है 2 लाइन कि लड़की अगर समझदार हो जाती है तो उसकी ब्याह कर दिया जाता है। और लड़का जो है कि अगर कुपात्र निकल जाता है, अगर इधर उधर जो है कि कंप्लेन आना शुरू हो गया तो कहा जाता है कि उसका विवाह कर दो। क्यों? क्योंकि लड़की जो है कि उसको समझा देगी पूरा बात। आओ, तो लैंगिक विभेद का मतलब क्या है? शांत हो जाओ। लिंग के आधार पर भेदभाव करना। तो ये लड़की और लड़कों में, जैसे घर पर आप लोग भी देखे होंगे कि लड़का है तो कहेगा कि हमको स्कूल में जाना है तो प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ाया गया, और लड़की को सरकारी स्कूल में। क्यों? पिताजी तो आप ही के हैं ना, तो फिर क्यों ऐसा भेदभाव किया गया? ये लिंग विभेद है। क्या है? लिंग विभेद है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब पिताजी या माताजी को जब कष्ट होगा तो सबसे पहले दौड़ के कौन आएगा? लड़की आएगा। लड़का जो है दूसर के फेर में रहेगा। आइए, अब हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। अब जातिगत की बात करते हैं। एक बच्चा जो बाहर से आया, उसको ये नहीं पता था, सपोज कि मुंबई से आया, ठीक है, मुंबई या दिल्ली से आया, जिसको वहाँ पर वहाँ के कल्चर में, विद्यालय में कभी ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर जो है कि कौन से जाति से लोग हैं, नहीं है। लेकिन जैसे ही बिहार में आता है तो जैसे ही वो घूमने निकलता है तो एक बुढ़िया दादी भेटाती है और कहती है, तू कौन जाति से है? अब वो बच्चा कहता है हमको तो जाति पते नहीं है कि कौन जाति से है, हम कौन जाति से, हमको तो पता ही नहीं है, हम तो बस छोटा बालक है, हमको इतना ही बात पता है। अब वो घर पर जा करके पूछता है अपनी मम्मी से कि हम कौन जाति से हैं, तो मम्मी कहती है कि ये बात तुमको कौन बोला है? तो बिहार में सबसे पहले जातिवाद आता है। क्या आता है? जातिवाद। अन्य स्टेट में थोड़ा सा रिड्यूस है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ही जातिवाद को क्यों कहा गया। भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। वंशानुगत कहने का मतलब क्या है कि जैसे कुम्हार लोग हैं तो वो क्या करते हैं, तो बर्तन को बनाते हैं, नहीं, तो वो पुराने व्यवस्था से अभी तक चले आ रहे हैं और उनकी एक पेशा के आधार पर उनको कह दिया गया कि वो कुम्हार है। जो खेती कर रहे हैं, जो किसान हैं, नहीं, जो ज्यादा खेती करते हैं उनको कोयरी कह दिया गया, कुशवाहा कह दिया गया। इसी तरीके से
अलग अलग पेशा के आधार पर, जैसे अब कोई पूजा करा रहा है तो वो क्या हो गया, पंडित हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देख पाएंगे कि सभी लोग, सभी जाति के लोग सभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये चीज देखने को मिला, भारत में वंशानुगत पेशा के आधार पर समाज है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। देखिए, ये हमारे समाज की बात है, और समाज में ये कहा गया कि वे वंशानुगत जो कालचक्र चलते आ रहा है, तो अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही कास्ट में करना चाहते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। ये भारत में देखा गया कि हम इस जाति से हैं तो यादव जी हैं तो यादव को ही वोट देंगे। नहीं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी है, और ये अभी क्या पुराने काल से आ रहा है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। हम लोगों को क्या है, किताब में पढ़ना है और एग्जाम देना है। तो इस चीज को बारीकी से समझे रहेंगे तो लिखने के समय में दिमाग में आएगा, पीछे से बोलता हुआ या मेरा आवाज सुनाई देगा कि सर ऐसे बताए थे। क्योंकि आज कितना तारीख है, तो आप कितना दिन बाद रहेंगे आप एग्जाम हॉल में, मात्र 9 दिन बाद जो है आप एग्जाम हॉल में रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि पहले जो है महिलाओं को संसद में जाने का अधिकार नहीं था। बाद में 33% आरक्षण हो गया है। कितना? 33% आरक्षण हो गया है। अब महिलाएं भी संसद भवन में जा सकती है और अभी गए भी है। अब संभव है क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से कम थी, लेकिन अभी जो 18वीं हुआ तो उस समय आपको देखने को मिला कि इसमें 33% आरक्षण हो गया, जिस समय 10% थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 545 में मात्र 59 महिलाएं थी, जो कुल मात्र 11% था। अब कितना प्रतिशत कर दिया गया? 33%। तो इसको थोड़ा अपडेट करके लिखेंगे कि भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो ये कहेंगे कि अभी वर्तमान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 33% हो गया है, जबकि आज से पहले जो चुनाव हुआ था तो इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, और इस प्रकार से महिलाएं जो है कि अपनी आवाज को आगे नहीं पहुंचा पा रही थी। लेकिन आज धीरे धीरे जो है महिलाओं का अस्तित्व जो है बढ़ते जा रहा है। ये हमें संसद की बात कही गई है। कहाँ कही गई है? संसद की बात कही गई है। अब देखिए, ये अब कुछ आसान भी क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े से हार्ड भी मिलेंगे, तो हमें क्वेश्चन को समझना है। ताकि क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। देखो, ग्राम पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, नगर परिषद का हो, अगर इसके 2-3 कार्य 4 कार्य पूछेंगे तो क्या कहेंगे? पहला देखिए, जैसे पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, तो जिला में कहेगा तो जिला में बजट तैयार करेंगे, वार्षिक योजना बनाएंगे। नगर परिषद में कहेगा तो नगर परिषद में वार्षिक योजना बनाएंगे। तो इस सब में एक एक करके ऐसे ही स्टेप लिखना होता है। पहले वार्षिक योजना बनाएंगे, वार्षिक बजट तैयार करेंगे, और फिर उस पर विकास का काम करेंगे। दूसरा कि प्राकृतिक विपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा से लड़ने का भी हमें व्यवस्था करना होगा। जैसे अधिक बाढ़ आ जाए, मतलब पानी अधिक आ जाए, तो हमें उससे बचने के उपाय ढूंढने होंगे। घर जो बन रहा है उसमें क्या है? भूकंप रोधी होना चाहिए, ये प्राकृतिक आपदा है। वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, ये प्राकृतिक आपदा से हमें निपटने में मदद करता है। तो इन सभी बातों को लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, विद्यालय की व्यवस्था करवाना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाना, पार्क की व्यवस्था करवाना ताकि वहां पर लोग जाएं टहले, पुस्तकालय की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इन सभी व्यवस्था को हम
पंचायत में, जिला में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में, लिखेंगे कार्य में, सबका एक साथ ही बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन है संघीय शासन की दो विशेषता। अब देखिए संघीय शासन का मतलब क्या है। भारत क्या है, एक संघीय देश है। भारत क्या है, संघीय देश है। और संघीय देश का मतलब यह सभी राज्यों का एक समूह है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें कहा गया कि यहां पर लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। और दो स्तरों की सरकार है, एक केंद्र सरकार तो दूसरी राज्य सरकार। भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है। क्या कहिएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार और दोनों मिलकर के इस क्षेत्र का विकास करते हैं, इस क्षेत्र का विकास करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब महापौर कौन होता है, नगर परिषद का सबसे बड़ा, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो हेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रधान, महापौर कहते हैं। नगर परिषद के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर। क्या कहते हैं, महापौर। और महापौर अपने सदस्यों के बीच महापौर की चुनौती कर इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। और महापौर नगर परिषद का क्या करते हैं, विकास का काम करते हैं, नगर परिषद के विकास का काम करते हैं। परिषद का सभापति होता है, यह भी याद रखिएगा। महापौर क्या होता है, तो नगर परिषद का सभापति। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछ ले कि नगर परिषद के सभापति कौन होते हैं, तो क्या कहिएगा, महापौर होते हैं। तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। और नगर परिषद का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, महापौर है। कौन है, महापौर। और राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, मुख्यमंत्री। कौन है, मुख्यमंत्री। याद रखेंगे। पंचायती राज क्या है, अब क्या पूछा जा रहा है, पंचायती राज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पंचायती राज क्या है, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर में पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला का गठन किया गया है। इसमें 3 क्षेत्र आता है। 3 क्षेत्र कौन कौन है पंचायती राज में, तो ये कहिएगा पंचायती राज 3 शासन व्यवस्था का समूह है। पंचायती राज 3 शासन व्यवस्था का समूह है। सबसे पहला पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर कौन, ग्राम पंचायत। और प्रखंड स्तर पर कौन, पंचायत समिति। कौन, पंचायत समिति हो जाएगा। और तीसरा जिला स्तर पर कौन होगा, तो जिला परिषद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जिला परिषद। तो पंचायती राज के कितने चरण, 3। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन, मुखिया जी। और पंचायत समिति का प्रमुख कौन, प्रमुख। पंचायत समिति का हेड कौन होता है, प्रमुख। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। ग्राम कचहरी का कौन होता है, सरपंच। और जिला परिषद, जिला का हेड कौन, तो जिला परिषद। कौन होता है, जिला परिषद। अब प्रशासनिक विभाग के द्वारा जाएंगे तो एक जिले का मालिक कौन होता है, तो डीएम। कौन होता है, डीएम। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा गया, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। समवर्ती सूची का मतलब याद रखिए, समवर्ती सूची, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर। तो वैसा सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार हो, वैसा सूची, या ऐसे कहेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाला विषयों की समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब दोनों सरकार मिलकर के जब काम करती है जिस क्षेत्र में, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को टकराव हो सकता है, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब मान लेते हैं शिक्षा में बदलाव करना है, जैसे दूसरा बात समझाते हैं,
पहले ये समझिए, जैसे किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, जो किसानों को 6,000 रुपए साल में देती है। अब उसी के जगह बिहार सरकार कह रही है कि हम किसानों को कर्पूरी ठाकुर योजना देंगे और इसमें भी 2-4 हजार की बढ़ोतरी कर देंगे। तो एक केंद्र सरकार का हो गया और दूसरा राज्य सरकार का, दोनों अटैच हो जाएगा तो फिर यह किसका हो जाएगा, समवर्ती सूची में चला जाएगा। शिक्षा पर कौन काम करता है, केंद्र सरकार भी काम करता है, राज्य सरकार भी काम करता है। अब राज्य, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा एनसीईआरटी बुक चलाया गया और राज्य सरकार के द्वारा एससीईआरटी बुक चलाया गया, लेकिन अगर केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं, गुणवत्ता नहीं बदल रहा है इसलिए एनसीईआरटी ही बुक चलाना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी ही चलेगी, क्योंकि किसका मान्य होगा कानून, केंद्र सरकार का। किसका, केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का कम हो जाएगा। रेलवे, रेलवे कैसी सूची में आएगा, केंद्र सरकार कि राज्य सरकार? केंद्र सरकार का होता है रेल, राज्य सरकार का नहीं होता है। जब भी ये कानून बनेगा तो किसके द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए, भाषा नीति क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, भाषा नीति क्या है, क्या पूछा गया, भाषा नीति क्या है। अर्थात ये बात याद रखिएगा, संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिला है, 22। संविधान में कितने भाषाओं को मिला है, 22 भाषाओं को मिला है। और किस अनुसूची के द्वारा, अनुसूची 8 के द्वारा। किसके द्वारा, अनुसूची 8 के द्वारा भारत में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। और 22 भाषाओं में अगर पूछा जाए कि भारत का मातृभाषा क्या है, तो क्या कहिएगा, हिंदी। भारत का मातृभाषा क्या है, हिंदी। और द्वितीय भाषा क्या है, तो कहिएगा इंग्लिश। द्वितीय भाषा क्या है, इंग्लिश। लेकिन यही चीज बिहार में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का पहली भाषा क्या है, बिहार का पहली भाषा क्या है, तो याद रखिएगा बिहार की पहली भाषा हिंदी है। क्या है, हिंदी है। और दूसरी भाषा क्या है, क्या है, गलत। याद रखिएगा बिहार की पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू है। दूसरी भाषा क्या है, उर्दू है, याद रखिएगा। भोजपुरी भाषा को मान्यता नहीं मिली है। भाषा नीति क्या है, इस बात को समझिए। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। भारत सरकार के द्वारा कार्यकाल भाषा के रूप में 22 भाषाओं को, अभी बोले हैं कितने भाषाओं को, 22 भाषाओं को। किस अनुसूची से, अनुसूची 8 से। विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है, राजभाषा माना गया है, परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिला। अब देखिए, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं मिला। राष्ट्रभाषा में कौन चल जाता है, तो इंग्लिश चल जाता है। क्यों बताते हैं। कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो हिंदी में सुनवाई नहीं होगा, किसमें होगा, इंग्लिश में सुनवाई होगा। तो वहां पर राष्ट्रभाषा क्या निकल के आ गया, इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। क्यों, कहता है कि हिंदी में हमको समझ में नहीं आता है। कैसा लोग है जी, समझ में नहीं आता। पूरा भारत जो है कि हिंदी बोलता है और वहां कहता है कि नहीं इंग्लिश में सुनवाई होगा। इसलिए जो वकील बनते हैं उनको इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, राज्य सरकारों को भी अपने अपने राज्यों को अपनी भाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए, हर एक राज्य को अपना अपना भाषा दिया गया है। जैसे तेलंगाना है तो वहां तेलुगु भाषा है, ठीक है। बिहार है तो भोजपुरी भाषा है, लेकिन भोजपुरी को मान्यता मिला नहीं मिला, मतलब बोल सकते हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों का प्रयोग सरकारी कामकाज में बना हुआ है। किसका, अंग्रेजों का। इंग्लिश जो है, जाइएगा फॉर्म भरने जाइएगा रेलवे में, तो वहां पर फॉर्म जो है पहले इंग्लिश में आता था। रिजर्वेशन वाला काउंटर पर जब जाइएगा टिकट बनवाने के लिए, तो फॉर्म जो है कि पहले इंग्लिश में ही आता था, हिंदी में नहीं देता था। बाद में अपडेट किया गया तो अब वो भी क्या हो गया, हिंदी में हो गया। जहाँ तेलुगु में है तो वहाँ तेलुगु कर दिया गया। मतलब अलग अलग भाषाओं के आधार पर अब बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, जैसे गूगल पहले आया तो गूगल पहले क्या आया था, इंग्लिश में ही आया था। बाद में अब क्या हो गया, हिंदी हो गया। अब हिंदी को भी अच्छे तरीके से समझ रहा है। संघ राज का अर्थ क्या है, संघ राज का अर्थ क्या है।
जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, ध्यान से सुनिए, जब देश में शासन चलाने के लिए दूसरे स्तर का सरकार गठन किया जाता है वह संघ राज्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार ही होती है। कौन होती है? केंद्र सरकार। जैसे जहां के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वहां पर अब किसका अधिकार हो गया? राष्ट्रपति शासन का मतलब केंद्र सरकार का अधिकार हो गया। अब केंद्र सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। अपनी सरकार होती है, एक लिखित संविधान के द्वारा दोनों स्तर पर सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ये क्वेश्चन लागू होता है जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर में 2019 से 31 अक्टूबर से पहले जो है वहां पर अलग प्रकार का शासन व्यवस्था था। वहां पर शासन काल जो है 6 वर्ष का चलता था। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। और बाकी सभी राज्यों में कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। वहां का झंडा अलग था, वहां का संविधान वो अलग लिखा गया था। अब बताइए, एक ही देश में जिसको भारत का अभिन्न अंग कहा जाता था जम्मू कश्मीर को, और एक जगह जो है कि 5 वर्ष और वहां पर जो है 6 वर्ष, वहां का झंडा अलग था, नाम था तिरंगा लेकिन झंडा अलग था। तो ऐसा होना चाहिए था? नहीं। तो बाद में उसको हटा दिया गया, अब वो भी सामान्य राज्य हो गया। और पहले ये था कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो ही आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं खरीद सकते हैं। भारत के अन्य राज्यों के लोग वहां पर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब कोई भी जा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, खरीद सकता है। आइए अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार क्या है? क्या पूछा गया? गठबंधन की सरकार क्या है? अब जैसे बात को समझिएगा, तो आज क्या हो गया है, कोई भी पार्टी जो है अपना जो है कि नहीं बना पा रहा है, ठीक है, अपना मेन जो है वर्चस्व नहीं बना पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? गठबंधन कर रहा है। क्या कर रहा है? गठबंधन। तो एक साथ जो है 2-3 पार्टी जो है मिल करके, एक साथ जो है 2-3 पार्टी मिल करके अगर सरकार बना रही है तो वो किसका सरकार होगा? गठबंधन का सरकार होगा। किसका सरकार होगा? गठबंधन का सरकार होगा। याद रखेंगे, किसका सरकार होगा? चलिए शांत हो जाइए। ए अभी 20 क्वेश्चन पर पहुंचे, 40 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और 40 क्वेश्चन को पढ़ना है। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या है? गठबंधन की सरकार में साझेदार कौन कौन हो सकते हैं? अर्थात जब साझेदारी का बात होगा तो साझेदारी में अलग अलग पार्टी का बात किया गया है। ध्यान रखेंगे, जब केंद्र या राज्य में कई दलों का सहयोग करके बहुमत पूरा होने पर सरकार बनती है तो इससे गठबंधन का सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन का सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन का सरकार कहते हैं। याद रहेगा, इसे क्या कहते हैं? गठबंधन का सरकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं?